मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतारि करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार्य जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना। इसके दूसरे अधिकार को आधार बनाकर संसार अवस्था की यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि संसार अवस्था में इस जीव के रोग पाया जाता है और उस रोग के निमित्त से होने वाली क्या क्या अवस्थाएं होती है। रोग के निमित्त से होने वाली विविध अवस्थाओं को बतलाते हुए मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण कर्म के उदय में इस जीव की पराधीन वृत्ति दिखती है। माने जो भी इसका मति ज्ञान है, जो इसका श्रुत ज्ञान है, वो पराधीन होकर के प्रवृत्ति करता है। पर आधीन, पर ने आधीन किया नहीं है। पराधीन का अर्थ व्यक्ति ऐसा समझता है कि पर ने आधीन किया हो, लेकिन पर ने आधीन किया नहीं है। ये स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलकर पर को आधीनता प्रदान करता है या पर के अधीन होता है। इंद्रियों और मन का अवलंबन लेता हुआ जब पर पदार्थों को जानने के लिए प्रवृत्त होता है तो फिर अनेक प्रकार की अड़चनें आती है। चाहे वो आँख नाक कान इंद्रियों के लेवल पर हो, चाहे चश्मे आदि के लेवल पर हो, मशीन आदि के लेवल पर हो, प्रकाश के लेवल पर हो, बाह्य संयोगों से रिलेटेड हो, बहुत तरह की परेशानियां खड़ी होती है। और जब यही मति श्रुत ज्ञान अपने आत्मा को जानने में प्रवृत्त होता है तो स्वाधीन ज्ञान है, फिर किसी की पराधीनता नहीं है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे से प्रश्न करते रहते हैं। ये जवाब यदि गहराई से पुराने विषयों को सुने तो सब जवाब बराबर आ चुके हैं। मति श्रुत ज्ञान आत्मा को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। यदि मति श्रुत ज्ञान आत्मा को नहीं जानेगा तो फिर आत्मानुभव चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को हो ही नहीं पाएगा। हाँ, इतना अवश्य है कि मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा दिखता नहीं है जैसा केवल ज्ञान में दिखता है। इसको यदि शास्त्र की भाषा में कहा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है। ये शास्त्रों की भाषा है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से ये मैं हूं क्या, ये जो ज्ञान हुआ, स्वसन्मुख ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, कैसा ज्ञान, ये मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, और जो अनुभूति हुई वो मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से ही हुई है। यदि आप मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा का जानना या आत्मा का अनुभव स्वीकार नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी समस्या आएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, फिर केवल ज्ञान हो जाने पर ही आत्मा का ज्ञान संभव होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान होने के पहले 12वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं वे मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि नहीं, सब अवधि मने परिये, अवधि मने परिये ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान नहीं होता। क्योंकि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है। जो किंचित पराधीनता का अंश अवधि ज्ञान में दिखाई देता है वो रूपित्वपन की अपेक्षा से है। मर्यादा है ना, वह इतनी पराधीनता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति का अवधि ज्ञान 4 कोस की बातों को जानने का है, अवधि ज्ञान। अब 4 कोस की लिमिट क्रॉस करके जो भी बातें होगी उसको अवधि ज्ञान नहीं जान पाएगा। ये उसकी पराधीनता है। क्या करें, लिमिट है उसकी, क्षेत्र की, काल की लिमिट है उसकी।
पदार्थ की लिमिट है उसकी कि पुद्गल कोई जानेगा। इसका मतलब अवधि ज्ञान से आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनता है। मने पर ये ज्ञान से मन की बात जानी जाती है, स्वयं की नहीं, दूसरे के मन की, सामने वाले के ही मन की नहीं, आगे पीछे वालों के भी मन की बातों को जान लेते हैं। ये मने पर ये ज्ञान होता है इस तरह का। 20 साल पहले किसी के मन में क्या बात थी, 25 साल बाद किसके मन में क्या बात आएगी, 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति उसके मन में क्या चल रहा है, इत्यादि प्रकार से मने पर यह ज्ञान करता है। लेकिन मन की बात को जाने, उससे भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो मने पर यह ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता। अवधि ज्ञान आत्मा के अनुभव में सहयोगी नहीं है। अब बच्चे मति और श्रुत ज्ञान, इनसे आप स्वीकार कर नहीं रहे हो, मान लीजिए कदाचित मति श्रुत से, तो फिर सीधा केवल ज्ञान होने पर होगा। इसका मतलब 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज भी, 6ठे 7वें वाले भी, आप किसी को भी आत्म अनुभव नहीं मानेंगे। कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यदि मुनिराजों को भी आत्मा अनुभव हो रहा है, 4थे 5वें वालों को हो रहा है, श्रेणी चढ़ने वालों को हो रहा है, 11वें 12वें वालों को तो पूर्ण सुख कहा है आगम में। 11वें 12वें गुणस्थान वाले पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण वीतरागी हैं। 11वें 12वें गुणस्थान वाले अनंत सुखी नहीं है। अब ये पूर्ण सुखी है, तो वे पूर्ण सुखी किसके अवलंबन से है, किसके ज्ञान से, किसके अनुभव से पूर्ण सुखी है? बोले आत्मा के अनुभव से। तो कौन सा ज्ञान है उनके पास में? बोले मतिश्रुत ज्ञान। तो मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा जाना जाता है, लेकिन प्रदेश नहीं दिखते, प्रत्यक्ष नहीं दिखता, परोक्ष दिखता है। उस परोक्ष को ही स्वानुभव की अपेक्षा से स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? छोटी छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उलझने जैसे मैटर नहीं है, लेकिन आप बहुत मोटा मोटा समझ लीजिए। हमारे विनीत जी भाई साहब का बार बार में प्रश्न आ रहा था इस तरह का कि ये जाति स्मरण ज्ञान ये सच्चाई होता है कि झूठा भी होता है? सच्चाई है या झूठा भी है? भाई जाति स्मरण ज्ञान सच्चा ही होता है क्या? झूठा कैसे होगा बतलाओ मेरे को, क्योंकि ये तुम्हारी बुद्धि के डिपेंड नहीं कर रहा है ये क्या। मैं ये कह रहा हूं आपको कोई बात याद आ गई, पुरानी बात याद आ गई, अब वो सच्ची आई कि झूठी आई? झूठा भी आ जाएगा क्या याद? झूठा याद कैसे आएगा? जो याद आया है, पुरानी बात जो स्मरण का विषय बनी है, वो सच्चा ही होता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है। अभी सच्चे झूठे का अर्थ ज्ञान की अपेक्षा से हमने बात कही है। अब सम्यक दृष्टि को हो सकता है या मिथ्या दृष्टि को। जब ऐसी बात कही जाती है तो हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि को भी होता है क्या? मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है। ख्याल में आ रही है? बस तो इस तरह से ये हमने ज्ञान की वृत्ति के संदर्भ में कल जो चर्चा की थी उसकी थोड़ी बहुत बातें हुई है, और जो छोटी छोटी सी बातें लोगों के चित्त में खड़ी होती रहती है तो वो सब आते रहेंगे समाधान। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कुछ जिज्ञासाएं मैंने ऐसी देखी जो दर्शनोपयोग से रिलेटेड थी। अभी हमने दर्शन बतलाया ही नहीं, यहाँ दर्शनोपयोग की चर्चा ही नहीं हुई। ये प्रकरण भी आगे होने वाला है और लोगों की शंकाएं होती रहती। भाई धैर्य रखो, भाई सुनो, शंकाएं कम करो, जिज्ञासा कम रखो, आगे पीछे की बातों को गहराई से सुनोगे, सुनने में उपयोग लगाओगे तो सब बातें समझ में आती चली जाएगी। ठीक है? और फिर भी मेरा निवेदन है, जो लोग स्वाध्यायी लोग सुन रहे हैं, यदि आपको किसी का प्रश्न दिखाई देता है तो आप उसे जवाब देते रहें। ठीक है? पेज नंबर 35 नंबर पेज पर देखना। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो हो गया। अब चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति। देखो आप देख पाएंगे, जब मति ज्ञान की चर्चा की तो अलग स्वतंत्र चर्चा की, बहुत विस्तार से की। श्रुत ज्ञान की चर्चा की तो थोड़ी शॉर्ट में की। अवधि ज्ञान की उससे शॉर्ट में की। मने पर ये ज्ञान को एक आध लाइन में निपटा दिया और केवल ज्ञान को आधी लाइन में कह दिया। आप समझ रहे? अब चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन, बोले इन सबको तो एक पैराग्राफ में छोटे से 8-10 लाइन के अंदर ही सबको निपटा दिया, क्योंकि इनका विस्तार ही नहीं ज़्यादा क्या विस्तार करें। ये छद्मस्त के पकड़ में आने योग्य बात नहीं है। छद्मस्त माने हम आप लोग, हमारे दर्शनोपयोग पकड़ में नहीं आता। समझ में आ रही है बात? दर्शनोपयोग हमारे जो पकड़ में आएगा वो आगम प्रमाण से पकड़ में आएगा। वे आगम कह रहा है, जिनवाणी कह रही है, शास्त्रों में ये बात कही गई है कि ऐसा होता है, ऐसा ज्ञान होता है, इसके पहले
कुछ उपयोग ने प्रवृत्ति की, उसका नाम है दर्शनोपयोग। देखें जरा, एक एक लाइन पढ़ते हैं, फास्ट करेंगे चर्चा। फास्ट तो क्या मतलब, जितनी भी है जो उपयोगी है वो करते हुए बढ़ेंगे। अब इंद्रिय तथा मन को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करना। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से, किसको? इंद्रिय और मन। विषय क्या है? स्पर्श। स्पर्श विषय है, स्पर्शन इंद्रिय है, रस विषय है, रसना इंद्रिय है, गंध विषय है और घ्राण इंद्रिय है, वर्ण विषय है, चक्षु इंद्रिय है। समझ में आ गई बात? दो शब्द दिए ना, इंद्रिय तथा मन को, ये तो इंद्रिय और तो मन हो गए, और स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व, माने जैसे इंद्रियां हैं और ये विषय है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को जाना गया। अब जब विषय को जाना गया तो जो सबसे पहले ज्ञान हुआ मति, बोले उससे पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम सत्ता मात्र अवलोकन। कुछ भेद नहीं है, भेद किए बिना जो विषय बना है उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। समझना क्या कह रहे हैं यहाँ। थोड़ी बहुत बात यदि कुछ नए लोगों को समझ में भी नहीं आए तो 5-7 मिनट के लिए धैर्य रखना। नहीं आए तो कोई बात नहीं, इतना समझ लेना, इतनी बात कभी समझ में आएगी फिर विस्तार से। आप जुड़े रहें, आप समझने की चेष्टा करते रहें। नहीं आ रहा है तो 2-5 मिनट के लिए अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को रिलैक्स दे लो, क्योंकि आगे जो प्रकरण चलने वाले हैं, कर्मों की जो उदयजन्य अवस्थाओं की चर्चाएं जो हम परसों से कर पाएंगे, मोहनी कर्मोदयजन्य अवस्था, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी है, कषायों की प्रवृत्ति है, किस किस तरह की प्रवृत्तियां बनती है, अंतराय कर्म के उदय में तेरे क्या रोगजन्य अवस्था दिखाई देती। बहुत मार्मिक प्रकरण आने वाले हैं। इतनी सरल व्याख्याएं हैं, सबको आसानी से समझ में आवे। अभी थोड़ा देखो, उपयोग को एकाग्र करो। इंद्रिय तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान, सबसे पहले मति ज्ञान, मति पूर्वक श्रुत होता है। शास्त्रों में श्रुत पूर्वक भी श्रुत की चर्चा की है, सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में ऐसा भी बहुत उठाया है। श्रुत ज्ञान पूर्वक भी श्रुत ज्ञान होता है, ऐसा भी कहा है। तो देखिए, लेकिन प्रथम जो ज्ञान है इंद्रिय से वो है मति। उससे पूर्व, जैसा मति ज्ञान से भी पहले क्या होगा कि होता है, उससे पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास है, सत्तावलोकन ऐसे शब्द का प्रयोग किया है अपने द्रव्य संग्रह में, बृहद द्रव्य संग्रह में, ब्रह्मदेव सूरी ने, नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने, वो कह रहे हैं सत्ता अवलोकन है। अब सत्ता अवलोकन का अर्थ इसकी सत्ता और इसकी सत्ता, ये सत्ता में भेद दिखते ही ज्ञान हो जाएगा। अब आप समझ में आ रही है बात? इसका मतलब हमने किसी विषय को जाना या हमने कहा मैंने इसको जाना, तो बोले ये ज्ञान का ही काम है। दर्शनोपयोग तो इसके असंख्यात समय पहले हो चुका है, हम नहीं पकड़ पाएंगे उसको दर्शनोपयोग को। मतलब मति ज्ञान भी जो होता है, अभी उस विस्तार में यद्यपि हम गए नहीं हैं। जब तत्वार्थ सूत्र आदि पढ़ाते हैं, सर्वार सिद्धि पढ़ाते हैं हमारे विद्यार्थियों को, तो हम थोड़ा सा उसके विस्तार में जाते हैं। मति ज्ञान की जो जानने की प्रोसेस है वो है अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। बहुत सारे लोग स्वाध्यायी हैं, मैं समझता हूँ 80-90% लोग स्वाध्यायी होंगे, 5-10% के नहीं आ रही है समझ में, तो मैंने कह दिया, बतला दिया उनको। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये जानने की प्रोसेस है मति ज्ञान की। मति ज्ञान के द्वारा सबसे पहले अवग्रह होता है, फिर ईहा होती है, फिर अवाय होता है, फिर धारणा होती है। अवग्रह माने प्रथम संबंध कुछ है,
है, बस बस जो भी है, अब उसको भी बोल नहीं सकता, अवग्रह भी पकड़ में नहीं आता इतना अच्छे से। और क्या है, जैसे ये इच्छा खड़ी हुई उसका नाम है ईहा। कुछ है, आप ऐसे चलते हुए एकदम आपका रुके, आप ये कुछ था, वो क्या था, अवग्रह। और क्या था, कि जैसे ही इच्छा खड़ी हुई, जैसे कुछ निकला सामने से, अब निकल गया, बात खत्म हो गई, ये अवग्रह है। अवग्रह भी इतना लाइट लेवल पर है कि वो बहुत पकड़ में नहीं आता है। जैसे ही कुछ शब्द खड़ा हुआ, कुछ था यार, क्या था, ये हो गई ईहा। अवाय में हो जाता है निर्णय, और वो निर्णय की हुई बात जब हमारे ज्ञान में, हमारे उपयोग में जब मजबूती से बैठ जाती है, तो उसका नाम है धारणा। ये सब बातें मति ज्ञान की प्रोसेस के अंदर कही है शास्त्रों में। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अभी बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था, स्मृति में कैसे आ जाता है, धारणा में कैसे चला जाता है। ये सब स्वतंत्र प्रोसेस है भाई। ज्ञानावरणी, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ये सारी प्रोसेस तुम्हारे बिना बुद्धि के अपने आप चल रही है। तुम कुछ सोच सोच करके याद नहीं रखते हो। अभी करेंगे चर्चा थोड़ा सा इस पैराग्राफ के बारे में। तुम अपनी बुद्धि से याद नहीं, मैं इसको याद रखूं, इसको, तू क्या करेगा, क्या याद रखेगा तू? 25 साल के बाद की बात अचानक उठ करके तेरे दिमाग में आ जाती है, तूने तो सोचा ही नहीं था, वो दिमाग में कैसे आ गई? कल की बात तुझे याद नहीं है, 3 दिन पहले की बात तुझे याद नहीं है, 30 साल पहले की बात तुझे याद है, तो तेरे हाथ में थोड़ी ना है किसी चीज को बराबर बनाए रखना और किसी चीज को निकाल देना। जब प्रेरणा दी जाती है, जब उपदेशात्मक शैली में बात कही जाती है, तो कुछ अलग तरह से बात कही जाती है, तो अलग मैटर। तो अभी मैंने ये मति ज्ञान को 4 रूपों में बतलाया, 4 प्रोसेस बतलाई, उसकी स्टेप बतलाए। इसमें जो अवग्रह है, इससे भी पहले, अवग्रह में तो वस्तु है जो सामने वाली है, अभी उससे पहले जो सत्ता मात्र है, बिना भेद किए हुए, बिना विकल्प डाले हुए, इसमें और इसमें किसी तरह का भेद नहीं है, उस सत्ता मात्र के ज्ञान, सत्ता मात्र के विषय बनने का नाम दर्शनोपयोग है। वो मति ज्ञान के पहले की स्थिति है। अब मति ज्ञान चूंकि होता है इंद्रियों मन से, समझ में आ रही है बात? इंद्रियों और मन से होता है मति ज्ञान। अब इसमें भी ये दर्शनोपयोग की जब बात कही, तो इन्होंने 4 भेद किए उसके दर्शनोपयोग के। पहले 4 नाम याद करना: चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि और केवल। अभी अवधि और केवल तो बाद की बात हो गई, अपने है नहीं ना अभी। अब चक्षु और अचक्षु नाम के दर्शनोपयोग की क्या व्याख्या है? वास्तव में चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ, जो मति ज्ञान हुआ, चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान हुआ, उसके पहले होने वाला सामान्य अवलोकन, वो चक्षु दर्शनोपयोग। और चक्षु के अलावा बाकी सबको एक शब्द में क्या कहें? अचक्षु। स्पर्शन इंद्रिय से बात करो तो हम कहेंगे स्पर्शन इंद्रिय अचक्षु है। रसना इंद्रिय चक्षु नहीं है, घ्राण इंद्रिय चक्षु नहीं है, वो अचक्षु है। कर्ण इंद्रिय चक्षु नहीं है, वो अचक्षु है। मन चक्षु नहीं है, वो अचक्षु है। ख्याल में आ रही है बात? तो बोले ये अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान हुआ, उसके पहले भी सामान्य अवलोकन होगा, वो है अचक्षु दर्शन। थोड़ा कठिन पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ परिभाषात्मक समझ लो आप, इससे ज्यादा कुछ मत समझो, बिल्कुल बुद्धि मत लगाओ। दर्शनोपयोग ज्ञान के पहले की एक प्रक्रिया है, बस, जो हम नहीं पकड़ पाएंगे, वो ऑटोमेटिक चल रही है। अभी यहां परिभाषा पढ़ लो आप, वहां 3री लाइन है इस पैराग्राफ की, वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है। नेत्र के द्वारा दर्शन हुआ, वह तो वो दर्शन किस किस के होगा? नेत्र इंद्रिय द्वारा। बोले जिसके नेत्र इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय किसके हैं? बोले 4 इंद्रिय के हैं, और पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है। चक्षु इंद्रिय तो 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को ही है, उन्हीं को होगा। तथा स्पर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र, इन 4 इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है, उसका नाम अचक्षु दर्शन है।
वह चक्षु दर्शन यथा योग्य एकेंद्रियादि जीवों को होता है। देखिए, दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य लोग ये समझते हैं देखना, हमें ऐसा लग रहा है देखना, लेकिन यहाँ दर्शन शब्द का प्रयोग देखने के अर्थ में नहीं है। दर्शन शब्द का प्रयोग सत्ता मात्र का अवलोकन, अवलोकन शब्द का अर्थ भी देखना ही होता है। वो पकड़ में नहीं आ सकती कि मैंने इसको देखा, बोले ये तो ज्ञान है, दर्शन पकड़ में नहीं आएगा। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन का भेद दर्शनोपयोग में नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहा हूं मैं कि साहब ये तो चक्षु दर्शन है और ये अचक्षु दर्शन है, ये विषय की अपेक्षा से भेद नहीं है, क्योंकि विषय की अपेक्षा से दर्शनोपयोग में भेद ही नहीं होता। दर्शनोपयोग ने इसको जाना या इसको जाना कि उसको जाना, ऐसा भेद नहीं होता दर्शनोपयोग में, इसलिए ये भेद दर्शन का भेद नहीं है। तो फिर चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन कैसे कहा? बोले तो ज्ञान के पहले की अपेक्षा से कहा। जिस दर्शन के पश्चात चक्षु इंद्रिय से ज्ञान हो, उस दर्शन को कह दिया चक्षु दर्शन, और जिस दर्शन उपयोग के बाद अन्य इंद्रियों से ज्ञान हो, उस दर्शन को कह दिया अचक्षु दर्शन। दर्शनोपयोग में भेद नहीं पड़ेगा, दर्शनोपयोग का नामकरण है ज्ञान के आधार पर। देखिए, ये कह रहे हैं यथा योग्य एकेंद्रिय आदि जीवों के अचक्षु दर्शन होता है। इसका मतलब एकेंद्रीय जीव के जो अचक्षु दर्शन होगा वो स्पर्शन से, दो इंद्रिय के जो अचक्षु दर्शन होगा वो स्पर्शन रसना से, तीन इंद्रिय के जो अचक्षु दर्शन होगा वो स्पर्शन रसना घ्राण से, चार इंद्रिय जीवों के जो अचक्षु दर्शन होगा वो भी स्पर्शन रसना घ्राण से। चार इंद्रिय जीवों के जो अचक्षु दर्शन हुआ, चार इंद्रिय चक्षु है उसके, लेकिन चक्षु से जो होगा वो चक्षु दर्शन, और स्पर्शन रसना घ्राण इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले हुआ वो अचक्षु दर्शन। थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ी सी जटिलता लग रही होगी, कोई बात नहीं, उपयोग एकाग्र करके बस बात कंसेप्ट समझने वाली बात है, सैद्धांतिक बात है, इसे ऐसे कैसे समझ लो। अब पंचेंद्रिय जीव की बात करो, पंचेंद्रिय है ये जीव। अब पंचेंद्रिय जीव को चक्षु दर्शन हो सकता है चक्षु इंद्रिय से, पंचेंद्रिय जीव को अचक्षु दर्शन हो सकता है स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से और कर्ण से। पंचेंद्रिय को ये बात यहाँ यथा संभव जिसके जैसा हो, मन से भी हो सकता, सैनी पंचेंद्रिय तो मन से भी हो सकता है। अब अवधि के विषय का संबंध होने पर एक इंद्रिय को केवल स्पर्श से ही होगा, क्योंकि और इंद्रिय ही नहीं है बेचारों के पास। भाई एक इंद्रिय जीव के तो अकेले स्पर्शन इंद्रिय है ना, तो उसका ज्ञान ही स्पर्शन इंद्रिय से प्रवृत्ति करता है, कैसे होगा? कई लोगों ने ऐसे भी प्रश्न किए कि साहब एकेंद्रीय जीव के श्रुत ज्ञान किस तरह से होगा, स्पर्शन इंद्रिय से हो रहा है। अब हम कैसे बतलाएं? हमारी जितनी भी बुद्धि काम करती है सच में वो मन जनित काम करती है। हम तो यही नहीं समझ पाते कि बिना मन वाले चींटी इधर जा रही है, इधर कैसे चलेगी? मन नहीं था उसके। मच्छर इसकी तरफ क्यों गया? उसके मन नहीं था। बोलो, अब हम तो बिना मन के ही नहीं सोच पा रहे हैं। हम तो असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों की प्रवृत्ति को पकड़ नहीं पाते। हमारे पास में क्या करें? एक्चुअल में क्या होता है, जो जीव जितने इंद्रिय होता है उसके अंतिम इंद्रिय ज्यादा काम करती है। जैसे असैनी पंचेंद्रिय जीवों के मन सबसे ज्यादा काम करता है, जो भी होगा ना उसमें मन ज्यादा प्रवृत्ति करेगा। पंचेंद्रिय जीव है कोई, असैनी है तो कर्ण ज्यादा काम करते हैं। चार इंद्रिय जीव हैं तो उनके काम तो सब कर रही है चारों इंद्रियां, लेकिन चक्षु ज्यादा विशेष है। जैसे चींटी की बात करो, स्पर्शन रसना घ्राण, तीन इंद्रिय है वो चींटी, तो उसका घ्राण बहुत ज्यादा पावरफुल है। मच्छरों के बहुत आंखें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब हम मन के बिना, मैं कह रहा हूं चलो आप मन को एक तरफ रख दो और चक्षु इंद्रिय से काम करो, कर्ण इंद्रिय तो सोच ही नहीं सकते हम मन के बिना कैसे होता हो, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए एकेंद्रीय के भी श्रुत ज्ञान है, आगम में कहा है, शास्त्र में कहा है। लोग कहते हैं एग्जाम्पल बतलाओ, हम कैसे एग्जाम्पल बतलाएं भाई साहब? एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है उसका, किस तरह से देंगे हम एग्जाम्पल? हाँ, हम कहीं कहीं थोड़ा सा और कोशिश करें खींचतान करके उसको समझाने की, तो फिर हम कहेंगे देखो पेड़ की जो जड़ें होती है, वृक्ष की जो जड़ें हैं,
वे जड़ें उस दिशा में गमन करती है जिस दिशा में पानी होता है। मैं बहुत मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज पकड़ नहीं पाएंगे अपन। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, पेड़ भी जो है ना कौन सी दिशा में बढ़ेगा, उसकी जड़ें कौन सी दिशा में बढ़ेगी, सीधी जानी चाहिए कि नहीं, जिधर पानी ज्यादा होगा उस तरफ अपने आप वो जड़ें जाती चली जाएगी। ये उसका है इस तरह का। कई तरह के ऐसे साउथ अफ्रीका के जंगलों में इस तरह के पेड़ दिखाई देते हैं जो आदमी को अपने उसमें जटाओं के अंदर जकड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं और फिर सारा खून चूस करके फिर छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे बचपन में पढ़ते सुनते रहे ऐसी बातें। बोलो, है एक इंद्रिय जीवों के भी क्रोधादिक की प्रवृत्ति के संदर्भ में कई जगह पर स्थूल व्याख्याएं जहां की गई है मोटे मोटे तौर पर, वहां ऐसा कह दिया गया पानी एक इंद्रिय जीव है, जल का एक जीव। अब उसका जब बहुत क्रोध का ऐसा प्रवर्तन दिखाई दिया तो सुनामी जैसी लहरें उठ गई, तबाही कर दी उसने। अब वो सब बहुत स्थूल है, ये ऐसा कुछ मानना नहीं चाहिए सच में। मतलब हाँ, वो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत मोटा मोटा है, ऐसा है नहीं। लेकिन कहीं कहीं मिल जाएगी आपको इस तरह की व्याख्याएं, कहीं किसी के व्याख्यानों के अंदर मिल जाएगी, कहीं पुरानी चर्चाओं में मिल जाएगी, कहीं कोई लिखी हुई जो किताबें लिखते हैं कोई विद्वानों के द्वारा, उनमें इस तरह की बातें मिल जाएगी आपको। ठीक है, समझ लो जैसा भी है। देखिए कोई बात नहीं, मोटा मोटा क्या करें उसको, उनको समझने के लिए कोई आपके पास में कोई बात ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाएंगे उस लेवल पर उस चीज को। अवधि पर आ जाओ, चक्षु अचक्षु दर्शन के बाद। अब अवधि के विषय का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। लो, सेम परिभाषा है। चक्षु के पहले चक्षु दर्शन, अचक्षु इंद्रिय के ज्ञान के पहले अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं को होता है, सीधी सी बात है। जिसको अवधि ज्ञान ही नहीं है उसको अवधि दर्शन कैसे होगा। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान वह अवधि ज्ञान वत पराधीन जानना। अभी देखो पराधीनता कैसी, मति श्रुत में जैसी पराधीनता थी अवधि वैसा पराधीन नहीं है, इसलिए पराधीन प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया था ऊपर। अवधि ज्ञान पराधीन नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट ज्ञान है, आत्मा से होने वाला ज्ञान है। तो भी एक लाइन विशेष दी थी ऊपर। देखो वापस ध्यान आकर्षित करता हूं आपका, यही 35 नंबर पेज पर अवधि माने पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान की प्रवृत्ति की चौथी लाइन देखो। सो यह भी अवधि ज्ञान बतलाया, असंगी पर्यंत जीवों के तो यह ज्ञान होता ही नहीं है। कौन सा अवधि ज्ञान नहीं होता। सो यह भी जिनके होता है यह भी शरीर आदिक पुद्गलों के अधीन है। शरीर आदिक पुद्गलों के अधीन है मतलब पुद्गल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसी व्यक्ति के शरीर के संबंध से जान पाएगा अवधि ज्ञान, आत्मा को तो जानता नहीं है, अब जानेगा शरीर के संबंध से। 6 द्रव्यों में से अकेला पुद्गल द्रव्य ज्ञान का विषय बन रहा है। बस इतना ही परतंत्रता का विषय समझना। जो मैंने अभी प्रवचन शुरू करते समय स्टार्टिंग में कही थी आपसे बात, द्रव्य की मर्यादा है अवधि ज्ञान की। तो मर्यादा माने पराधीनता, अमर्यादित माने पराधीन नहीं। एक तो ये अर्थ किया मर्यादा और अमर्यादा, दूसरा हमने कहा डायरेक्ट है इसलिए स्वाधीन है, इंद्रियों की पराधीनता नहीं है। तो ये यहाँ कह रहे हैं इस तरह दोनों को थोड़ा बहुत पराधीन समझना, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन को। तथा केवल दर्शन है वह मोक्ष स्वरूप है, उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। ये दर्शन अब थोड़ी सी है मतिश्रुत ज्ञान के संदर्भ में, मतिश्रुति नहीं उपयोग के संदर्भ में, ज्ञानावरण दर्शनावरण के संदर्भ में कॉमन, क्षयोपशम के संदर्भ में, कुछ उपयोग की सूक्ष्मता के संदर्भ में, कुछ उपयोग के सूक्ष्म परिणमन के संदर्भ में। अरे बड़ी मार्मिक बातें हैं, कैसा सूक्ष्म परिणमन होता है, कितना बारीकी से ज्ञान दर्शन जानने के काम में प्रवृत्त होते हैं। जरा देखो, जरा प्रकरण तो खत्म हो गया यहाँ। कौन सा प्रकरण खत्म हो गया? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि मने पर्याय केवल ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन। 5 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन का प्रकरण यहाँ हो गया। लेकिन अभी इन्हीं के संदर्भ में और विशेष बात,
36 नंबर पेज। सुनो, इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के अनुसार होता है। लो साहब, क्या कह दिया? आपके पास में कितना ज्ञान है, आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना समझ रहे हैं, आप कितना समझ पाएंगे, आप में समझने की कितनी योग्यता है, सब ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुसार होता है। तेरी बुद्धि नहीं चलती है। तू कहे मैं बहुत समझता हूँ, कि तू क्या समझेगा, तेरे बस की बात नहीं है। ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। अभी अगला वाक्य और पढ़ो। पहले तो ये हो गया क्षयोपशम के अनुसार होता है। क्षयोपशम के अनुसार होता है ये कहकर के ये कहना चाह रहे हैं, क्षयोपशम किसका है? क्षयोपशम है ज्ञानावरण का, जिसे उपचार से ज्ञान का क्षयोपशम कह दिया जाता है। क्षयोपशम किसका था? ज्ञानावरण कर्म का। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से तेरा जानने की प्रवृत्ति हो रही है, जानना हो रहा है। देखो, जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। क्या कहा? क्षयोपशम माने ज्ञानावरणी कर्म के उदय से विपरीत अवस्था, उसका नाम क्षयोपशम है। ज्ञानावरणी कर्म में ही ज्ञानावरणी कर्म का उदय मंद होता है तो क्षयोपशम तीव्र होता है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र होता है तो क्षयोपशम मंद होता है। बारीकी से विषय को समझना, वो बहुत मजेदार विषय है, बहुत अच्छी चर्चा सामने खुल करके आने वाली है। देखो, क्षयोपशम थोड़ा होता है, क्षयोपशम थोड़ा है भाई, इनका क्षयोपशम थोड़ा है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम थोड़ा है, तो कह रहे हैं ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी है। क्या करो, शक्ति थोड़ी सी है भाई साहब, जानने देखने की शक्ति थोड़ी सी बची। जब बहुत होता है तो बहुत होती है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम बहुत हुआ तो शक्ति बहुत हो गई। माने जितनी शक्ति है वो सब क्षयोपशम के ऊपर निर्भर कर रही है। हम कितना जानेंगे, आप कितना समझ पाएंगे, शक्ति ही नहीं है आप में उस तरह की। जैसे 3 इंद्रिय जीव में चक्षु इंद्रिय के संबंध में क्षयोपशम ही नहीं है। 4 इंद्रिय जीव को कर्णेंद्रिय संबंधी क्षयोपशम ही नहीं है। असेनी पंचेंद्रिय जीव को मन से होने वाले ज्ञान संबंधी क्षयोपशम ही नहीं है, माने योग्यता ही नहीं है। तो क्षयोपशम शक्ति का नाम है। उस शक्ति, देखो यहाँ जो शक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, अगला सेंटेंस, तथा क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। तो थोड़ी सी उपयोग लगाओ। क्या कह रहे हैं? क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है। क्षयोपशम से शक्ति बनी रहती है मतलब ये जो शक्ति की चर्चा कर रहे हैं ये व्यक्त पर्याय में शक्ति की बात कर रहे हैं। वो जो शक्ति समझते हैं अपन लोकालोक को जानने की शक्ति, एक दिन ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। मति ज्ञान की जब पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा यहाँ शुरू की थी 32 नंबर पेज पर, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था की चर्चा जब बतलाई थी तो कहा भाई स्वभाव तो ऐसा है, शक्ति तो ऐसी है तेरे में, सबको देखे जाने, वो शक्ति कही थी, तेरे में ऐसी शक्ति है। और अब ये कह रहे हैं क्षयोपशम से शक्ति है। तो ये जो क्षयोपशम से शक्ति है ये वर्तमान पर्याय में प्रकट शक्ति की बात चल रही है, वर्तमान अवस्था में प्रकटता की चर्चा चल रही है। शक्ति ऐसी है। अब ये प्रकटता में भी और देखो आप बारीक बात, प्रकट शक्ति ऐसी है, क्षयोपशम ऐसा है, उसमें भी क्या होगा अब? परिणमन। अब एक कहा क्षयोपशम की शक्ति और दूसरा कहा परिणमन। दो बातें समझना साहब, यहां दो बातों को अपने उपयोग में रखना। एक तो कहा क्षयोपशम की शक्ति और दूसरा कहा परिणमन। तो क्षयोपशम की शक्ति तो कायम है लेकिन परिणमन में जब आपको देख रहा हूं तो आपको नहीं देख पा रहा हूं, ये परिणमन। शक्ति तो दोनों को देखने की, शक्ति तो सबको जानने की, जो भी दिखती है जितना क्षयोपशम है उसके अनुसार शक्ति है, लेकिन उपयोग किसमें लगेगा उसकी सूक्ष्मता की बारीक चर्चा ये टोडरमल जी साहब ने यहाँ की है। बहुत बारीक चर्चा है। देखो, एक जीव को एक काल में, एक जीव है
एक समय की बात कर रहे हैं, एक विषय का ही देखना जानना होगा। एक ही चीज को देख जान सकते हो आप, दो चीजें एक साथ नहीं देख सकते, ये कहना चाह रहे हैं टोटल जी। बोलो ये कितना दिख रहा है आपको, बताओ। ये कितने, चार, चारों उंगलियां एक साथ दिख रही है? हाँ एक साथ दिख रही है सब। टोडरमल जी कह रहे हैं तू चार को एक साथ नहीं देख सकता। क्या बात कर रहे हो आप? मेरे को देख रहे हो तो मेरे सर के बाल भी दिखाई दे रहे हैं, चेहरा भी दिख रहा है, चश्मा भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, बोले तू एक साथ नहीं देख सकता। एक समय में एक ही विषय को जानने में उपयोग लगेगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये सब साफ साफ तो दिख रहा है, एक साथ तो दिखाई दे रहा है कि भाई समय बहुत सूक्ष्म है। और मैं यदि इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बतलाऊं, क्या उपयोग के आधार पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल बतलाऊं, तो अब देखना आप, ये चार उंगलियां हैं बराबर। या आपके आसपास में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को देखो आप, तो देखो किसी, आपने टी शर्ट पहन रखी है, दो कलर हैं इस टी शर्ट में, दोनों कलर एक साथ दिख रहे हैं? यहाँ स्थूल में तो ऐसा ही दिखेगा। अब इन दो कलर में जब मैं व्हाइट कलर की तरफ देखता हूँ तो ब्लैक नहीं दिखता, ब्लैक की तरफ देखता हूँ तो व्हाइट नहीं दिखता। आप करो प्रैक्टिकल, आपको समझ में आएगा। आप जब मेरे चेहरे को देख रहे हैं, आप बगल में बैठे हुए किसी व्यक्ति के चेहरे को देखो, जब आप उस व्यक्ति के चेहरे को देख रहे हैं, जब आपका उपयोग कान की तरफ है तो नाक की तरफ नहीं होगा, जब नाक की तरफ है तो आंखों की तरफ नहीं होगा, जब आंखों की तरफ है तो बालों की तरफ नहीं होगा। आप देखो प्रैक्टिकल, आप फील करेंगे इस चीज को, उपयोग बदलता हुआ आप फील कर पाएंगे कि देखो अभी अभी ये जानने में आ रहा है, अभी अभी ये जानने में आ रहा है, अभी अभी ये ज्ञान का विषय बन रहा है। अब आप कहेंगे पूरा एक साथ बन रहा है, पूरा एक साथ बन रहा है, लेकिन ये सब अलग अलग। अभी समस्या क्या है, समस्या क्या है, हमारा जो ज्ञान है ना, ये असंख्यात समयों बाद में पकड़ता हुआ दिखाई देता है। एक सेकंड में, एक सेकंड में, सेकंड में असंख्यात पर्यायें निकल गई, एक सेकंड में। अब आप कैसे पकड़ो, असंख्यात जगह उपयोग बदल सकता है एक सेकंड में। इसलिए इसको लगता है कि मैं तो पूरा देख रहा हूं। अब आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम तो क्या पकड़ पाएंगे। कभी कभी मैं जब इस चीज को और समझाता हूं तो मैं ये कहता हूं, आप लोग कितनी देर से सुन रहे हैं? 37 मिनट 30 सेकंड हो गए सुनते हुए। कुछ देर से आए होंगे, लेट आने वाले भी तो लोग होते हैं ना। फिर जो लेट आने वाले लोग होते हैं वो प्रश्न वो करते हैं जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी होती है। हम क्या क्या बतलाएं, पूरा सुनो, शुरू से सुनो। तो देखो क्या कहा हमने आपसे, हम ये कह रहे हैं पौन घंटे से, आधे घंटे से आप हमें देख रहे हैं बराबर। क्या आपने ऐसा फील किया कि आपको देखते समय कोई चीज आपके और हमारे बीच में आ गई? ऐसा देखा आपने? नहीं आई ना, कोई कोई चीज नहीं आई ना। मैं बताता हूं, आंखों की पलकें झपकी या नहीं? बोलो, नेत्रों की पलकें झपकी या नहीं? अब सबके पकड़ में आ गया है, जितने लोग सुन रहे हैं अब सबके पकड़ में आ गया है। नेत्रों की पलकें झपकी, पलक झपकने का मतलब समझते हैं? आंखें बंद हुई और खुली, यही है ना पलक झपकने का मतलब। आंख बंद हुई और खुली, तो बंद होने का मतलब आंख के सामने आई थी और फिर खुल गई थी, और आप उस चीज को पकड़ नहीं पाए, इतना फास्ट है। जबकि पलक अब पकड़ में भी आ रही है अब आपके। अब आप समझ लो उपयोग कैसे समझ में आएगा, वो कितना सूक्ष्म होगा। माने जब हम चक्षु इंद्रिय की इतने स्थूल बात को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, अच्छा आधे घंटे के अंदर पलकें झपकी के नहीं झपकी? बोलो, 1 मिनट भी नहीं रह सकते हो आप बिना पलक झपकाए हुए? पलकें झपक रही है, कंटिन्यू झपक रही है, और कंटिन्यू कोई ना कोई बीच में आ रही है। महान तुंगाचार्य देव ने इसलिए ऐसा प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया? दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। वो क्या कह रहे हैं? हे आदिनाथ भगवान, आपको देखते समय पलकों का झपकना भी डिस्टरबेंस महसूस होता है, इसलिए आप पलक झपके बिना देखने योग्य हो। अनिमेष विलोकनीयम, अनिमेष, निमेष कहते हैं पलक झपकने को, अनिमेष विलोकनीयम, ऐसा मान तुंगाचार्य ने प्रयोग किया है। देखो सूक्ष्मता समझ में आ रही है कुछ आपको? इसकी सूक्ष्मता को किस लेवल तक ले गए हैं टोडरमल जी साहब, उन लाइनों को देखो जरा।
इस परिणमन का नाम उपयोग है। 5वीं लाइन है, 36 नंबर पेज पर 5वीं लाइन है क्या, वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। बोलो, या तो ज्ञानोपयोग होगा या दर्शनोपयोग होगा एक काल में, तथा एक उपयोग में भी, जैसे मान लो ज्ञानोपयोग हुआ, एक उपयोग में भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होते। बोलो, जब हमारे मति ज्ञान होता है तब श्रुति ज्ञान नहीं होता, श्रुति ज्ञान होता है तो अवधि में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अवधि होए तो मने पर्याय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जिनके 4 ज्ञान एट ए टाइम है उनकी बात कर रहा हूं। टोडरमल जी तीसरी लाइन में ये बात कह चुके हैं ऊपर से, क्षयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है। शक्ति कैसी है? किसी जीव का क्षयोपशम ऐसा है जिसके मति श्रुत अवधि मने पर्याय ज्ञान पाया जाता है। 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। तो शक्ति अपेक्षा से, क्षयोपशम की अपेक्षा से 4 ज्ञान एक साथ है। समझ में आ गई बात? मति श्रुत अवधि मने पर्याय, ये चारों ज्ञानों का क्षयोपशम किसी जीव के एक साथ है तो शक्ति तो 4 की है, लेकिन एक समय में या तो श्रुत होगा या मति होगा। समझ में आ रही है बात? जब अवधि होगा तो मति श्रुत नहीं होगा, एक समय में एक ही की प्रवृत्ति पाई जाएगी। ये कह रहे हैं यहां पर एक भेद में, जैसे स्पर्श को जानता है तब रसाधिक को नहीं जानता है। लो और आगे बढ़ गए अपन। तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है, माने जैसे मति ज्ञान से जान रहा है तब श्रुताधिक से नहीं जान रहा है। अब मति से जाना तो कह रहे हैं स्पर्श को जानता है तब रसाधिक को नहीं जानता। अब रस को जानेगा तो चक्षु से नहीं जान पाएगा। इसका मतलब जब आप देख रहे होते हैं तब आप सुन नहीं रहे होते हैं, जब आप सुन रहे होते हैं तब आप देख नहीं रहे होते हैं। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। बोले नहीं हो सकते। उपयोग की सूक्ष्मता समझा रहे हैं, ज्ञान का सूक्ष्म परिणमन समझा रहे हैं, फास्ट चेंजिंग है। नीचे एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे इस बात को, कल थोड़ा सा और खुलेगा विषय, है ना। ये जो सूक्ष्मता की चर्चा है ना, कल और खुलेगा, लेकिन आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं होता है, जब आपका मन पढ़ने में विशेष लगा हुआ होता है तो आपको सुनाई नहीं देता। कभी कभी फील करेंगे आप ऐसा, माने उपयोग जहां एकाग्र होता है एक विषय में तो दूसरे विषय के अंदर प्रवृत्ति नहीं हो पाती। ये कह रहे हैं चक्षु से जानते समय स्पर्श से जानता है तब रस को नहीं जानता। स्पर्श इंद्रिय का विषय बना, रस को नहीं जान रहे। आप आइसक्रीम खा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं 3 चीज एक साथ समझ में आ रही है हमारे को, मीठापन भी लग रहा है, ठंडापन भी लग रहा है क्या, और अच्छा भी लग रहा है हमारे को, मन भी उसके अंदर काम कर रहा है। स्पर्शन इंद्री भी काम कर रही है, रसना इंद्री भी काम कर रही है, चक्षु इंद्री भी काम कर रही है, सुंदर दिखाई दे रहा है, ये भी काम कर रही है, वो मेल्ट हो रही है, वो दिखाई भी दे रहा है हमारे को, और उस समय हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं। नहीं भाई, नहीं होता ऐसा। ये कह रहे हैं वो खाते समय, जब आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो जब ठंडेपन का ज्ञान होता है, ठंडा जिस समय ज्ञान हुआ वो स्पर्शन इंद्री का है, और मीठा जो ज्ञान हुआ वो रसना इंद्री का है। बोले स्पर्शन इंद्री से जानना होता है तब रसना इंद्री से नहीं होता, रसना इंद्री से होता है तो स्पर्शन इंद्री से नहीं होता। आप कहेंगे साहब हो तो रहा है, उपयोग सूक्ष्म है, फास्ट बदलता है, असंख्यात समयों के अंतराल बाद में फटाफट इधर से उधर हो जाता है, तो आपको लगता है ये भी हो गया ये भी हो गया, एक साथ ही हो गया। समय पकड़ में नहीं आता है ना, मतलब असंख्यात समय लग जाते हैं और ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, एक साथ ही दिखाई देता है हमारे। ठीक है। तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। और सुनो, अब जैसे एक विषय की प्रवृत्ति कही स्पर्शन की, स्पर्श किया, टच किया, तो जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब रूक्षादिक को नहीं जानता है। कितनी सूक्ष्मता में ले रहे हैं टोडरमल जी। सुनो जरा, कहां से आए हैं टोडरमल जी, कहां से चले हैं टोडरमल जी? वहां से चले हैं दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं होता। पूरे पैराग्राफ को रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना साहब। हाँ, पुतली की भांति का एग्जाम्पल नीचे आएगा साहब, कल करेंगे।
अभी अभी जब मैं कह तो रहा हूँ चर्चा नीचे कल और होने वाली है। आँख की पुतली का, कौवे का एग्जाम्पल लेकर के चर्चा की है टोडरमल जी साहब ने नीचे। कल करेंगे चर्चा। अभी बात इतनी समझो, जो बातें अपन ने इस पैराग्राफ में पढ़ी है, जरा उस सूक्ष्मता को पकड़ने का प्रयास करो। हम ये कह सकते हैं केवल ज्ञानी भगवान कितनी सूक्ष्मता से जानते हैं, आचार्यों ने कितनी बारीकी से निरूपण किया है। जगत के जीवों को अपने स्थूल ज्ञान और स्थूल बुद्धि से नहीं समझ में आए, ऐसी बातों को यहां समझा दिया है। नंबर 1, दर्शन होगा तो ज्ञान नहीं होगा, बराबर। दोनों को अलग अलग क्षयोपम है, तो ऐसा समझना चाहिए ज्ञानोपयोग के समय दर्शनोपयोग दूसरे में प्रवृत्ति कर रहा है, लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं होगा, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में, क्योंकि वो एक ही गुण की पर्याय है। अभी दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के संदर्भ में भी शास्त्रों में कई तरह की विवक्षाएं मिलती है, बहुत तरह की विवक्षाओं से चर्चा की है दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की। यहाँ का दर्शनोपयोग होगा तो ज्ञानोपयोग नहीं होगा, नंबर 1। किताब ज्ञानोपयोग होगा, ये तो बराबर है कि ज्ञानोपयोग होगा, उसमें भी मति ज्ञानोपयोग होगा तो श्रुति ज्ञानोपयोग नहीं होगा। अलग अलग ज्ञान है, तो साहब इनमें भी 4 थे, बोले मति श्रुत अवधि मरे पर इनमें एक में ही होगी क्या? अच्छा, मति ज्ञान से, अब तो ठीक है, मति ज्ञान तो एक साथ होगा अपना। तो बोले मति ज्ञान में भी क्या है चक्कर, 5 इंद्रिय मन से होता है, तो जब स्पर्शन इंद्रिय से प्रवृत्ति करता है तब रसना इंद्रिय से नहीं करता क्या? अच्छा, चलो स्पर्शन इंद्रिय से प्रवृत्ति कर रहा है, अब तो ठीक है। बोले जब स्पर्शन इंद्रिय से प्रवृत्ति करता है तब भी जब ठंडे को जानता है तब गर्म को नहीं जानता, जब गर्म को जानता है तब रूखे चिकने आदि को नहीं जानता। समझ में आ रही है बात? कितनी सूक्ष्मता में टोडरमल जी यहाँ ले गए हैं। तो इस प्रकार 3 लाइन पढ़ करके पूरी करता हूँ, समय हो गया है अपना, कल करेंगे बात। इस प्रकार निष्कर्ष, इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता, इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। इन्हीं 3 लाइनों को पुनः पढ़ते हुए कल विषय को थोड़ा विस्तार देंगे और कोशिश करेंगे कि कल इस प्रकरण को अपन संपन्न कर सके। बार बार सुनना, गहराई से सुनना, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक सुनना। जो लोग नए हैं वे पुराने विषयों को भी एक बार सुनना, जिससे आपके चित्त में और भी जो शंकाएं उठती हो सबके समाधान हो सके। अभी की बात को यहीं विराम दें।